हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल ट्रिकी केमिस्ट्री बेसिक्स बाय सुमन नेगी में। तो आज मैं जो वीडियो लेके आई हूँ ये बहुत समय बाद लेके आई हूँ, शायद 2 महीने हो चुके हैं। तो आज जो मैं वीडियो लेके आ रही हूँ, आपको पता ही है उत्तराखंड बोर्ड की परीक्षाएं हैं 4 दिन बाद, मतलब 12 अप्रैल को है। तो उसके लिए मैं कुछ सीरीज एक लेके आ रही हूँ केमिस्ट्री के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो पहली सीरीज जो पार्ट 1 है उत्तराखंड बोर्ड परीक्षा महत्वपूर्ण सवाल में, जो पार्ट 1 है जो आज मैं पढ़ाने जा रही हूँ, इसमें हम पढ़ेंगे बहुविकल्पीय प्रश्न या एमसीक्यूज। तो इसमें टोटल 180 एमसीक्यूज है। ये बहुत ज्यादा हेल्प करेंगे एक एक नंबर वाले क्वेश्चन सॉल्व करने में भी, 2 मार्क्स वाले क्वेश्चन में भी, और साथ ही साथ टिक वाले में तो करेंगे ही करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो जो पार्ट 1 में बहुविकल्पीय प्रश्न में बताने जा रही हूँ, शुरुआत वाले ये हमारे अभी तक 2013 से लेके 2020 तक जो बहुविकल्पीय प्रश्न बोर्ड एग्जाम में आए हैं वो वाले हैं। तो सबसे पहला प्रश्न है, कोहरा निम्न में से किस प्रकार का कोलाइडी तंत्र है? तो इसका आंसर है एरोसोल। तो कोलाइडी कोहरा जो होता है, कोहरे को हम बोलते हैं किस टाइप का कोलाइडी तंत्र? एरोसोल। तो सेकंड क्वेश्चन का जो आंसर है वो है ऑक्जेलिक। तो करेक्ट ऑप्शन है फॉर्मिक अम्ल, जिसका सूत्र है HCOOH। तो फेलिंग विलयन या टॉलन अभिकर्मक इसको HCOH को, फॉर्मिक अम्ल को अपचयित करता है, इनमें से केवल इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अभिक्रिया C2H5O C2H5, ये ईथर है, डाईइथाइल ईथर। इसका जब अपचयन करते हैं लाल फास्फोरस और HI की उपस्थिति में, तो एक 2X बनता है, मतलब X दोनों सेम बनते हैं, H2O बनता है। तो कैसे बनता है? ये सिंपल है, 4 हाइड्रोजन है, यहां से बॉन्ड तोड़ेंगे तो एक H इधर एक H इधर, और इधर से भी बॉन्ड तोड़ दीजिए, एक H इधर एक H इधर। तो बीच वाले हिस्से बन गया 2 हाइड्रोजन और ऑक्सीजन H2O, एक हाइड्रोजन इधर गया तो ये बन गया C2H6 जिसे कहते हैं इथेन, और ये भी बन गया, एक हाइड्रोजन यहाँ जुड़ा तो C2H6 मतलब इथेन। तो ये जो X बना है वो होता है इथेन, C2H6। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बेरी रोग निम्न में से किस विटामिन की कमी से होता है? तो बेरी रोग जो होता है वो विटामिन B1 की कमी से होता है, जिसे थाइमिन भी कहते हैं, जिसका रासायनिक नाम है थाइमिन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द्रव स्नेही कोलॉइड है दूध, रक्त, गोंद या इनमें से सभी? तो इसका आंसर है दूध, रक्त, गोंद, और ये तीनों जो है वो द्रव स्नेही या लायोफिलिक कोलॉइड है। तो ये वाला ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गैब्रियल थैलामाइड संश्लेषण का प्रयोग किसके निर्माण में किया जाता है? तो गैब्रियल थैलामाइड संश्लेषण याद रखिएगा, ये केवल करता है 1 डिग्री अमीन का निर्माण, जैसे CH3NH2 या C2H5NH2। ठीक है, तो गैब्रियल थैलामाइड संश्लेषण 1 डिग्री अमीन का ही निर्माण करता है एकमात्र। क्वेश्चन नंबर 7, एस्पिरिन है एक। तो एस्पिरिन जो होता है वो होता है ज्वरनाशी भी होता है, पीड़ाहारक भी होता है। तो हम टिक करेंगे ज्वरनाशी में, एंटीपाइरेटिक बोलते हैं। ठीक है, इसके अलावा ये क्या होता है? पीड़ाहारक भी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, KCO का होल 4। ये कोबाल्ट है, ये कार्बोनिल है। कोबाल्ट की ऑक्सीकरण संख्या है, CO की 0 होती है, तो ये तो टोटल 0 हो गया। K की कितनी हो जाएगी? +1, इक्वल के उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा? -1। तो ये है टिक। वैसे मैं आपको फिर भी बता दूं, ये क्वेश्चन रॉन्ग आया है। रॉन्ग क्यों आया है? क्योंकि धातु जो होता है मेटल, इसकी ऑक्सीकरण संख्या कभी भी माइनस नहीं हो सकती। K की होती है +1, इक्वल के उधर जाएगा तो -1। आंसर तो -1 ही आना है, बट ये क्वेश्चन गलत है, ये बोर्ड एग्जाम में आया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, K4FeCN6 में आयरन की ऑक्सीकरण संख्या है। तो K4FeCN6 में Cn की -1 होती है, तो 6 की हो जाएगी -6। K की होती है +1, तो 4 की हो जाएगी +4। +4 और -6 हो गई, माइनस का 2 -2 इक्वल के उधर जाएगा तो +2। तो आंसर है +2। नेक्स्ट क्वेश्चन, वे पदार्थ जो उत्प्रेरक की सक्रियता को बढ़ाते हैं, उत्प्रेरक की सक्रियता को बढ़ाते हैं, वो कहलाते हैं प्रमोटर, वर्धक। नेक्स्ट है, सर्वाधिक अम्लीय है। तो सबसे ज्यादा अम्लीय इथेनॉल, मेटाक्रिसोल, फिनॉल और नाइट्रोफिनॉल में होता है नाइट्रोफिनॉल, क्योंकि नाइट्रो ग्रुप जो होता है वो नाइट्रो ग्रुप होता है -M, मतलब क्या होता है? इलेक्ट्रॉन खींचने वाला ग्रुप होता है। तो सबसे ज्यादा अम्लीयता ये प्रोड्यूस करता है नाइट्रो के कारण, नाइट्रोफिनॉल। नेक्स्ट, अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट विलयन को कहते हैं, इसे कहते हैं टॉलन अभिकर्मक। ठीक है। नेक्स्ट है, प्राकृतिक रबर है, ये बहुलक होता है आइसोप्रीन का, इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेनिसिलिन है। तो पेनिसिलिन होती है एंटीबायोटिक। एंटीबायोटिक मतलब प्रतिजैविक एंटीबायोटिक।
नेक्स्ट क्वेश्चन, मोनोसेकेराइड का उदाहरण है, इनमें से कौन सा मोनोसेकेराइड है? मोनोसेकेराइड है जो जल द्वारा घटित नहीं होता और वो होता है ग्लूकोज। बाकी लैक्टोज, माल्टोज ये दोनों है ओलिगोसेकेराइड, और स्टार्च होता है पॉलीसेकेराइड। ये जो 4 कार्बन, 5 कार्बन और 6 कार्बन वाले कार्बोहाइड्रेट है वो मोनोसेकेराइड होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एमाइड का एमीन में परिवर्तन। कोई भी एमाइड को एमीन में बदलने की विधि कहलाती है हॉफमैन ब्रोम अमाइड विधि। इसमें पूरा नाम नहीं था, बोर्ड एग्जाम में खाली हॉफमैन विधि आया है, तो आप इसको टिक करेंगे, हॉफमैन अभिक्रिया, हॉफमैन ब्रोम अमाइड अभिक्रिया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17, H2O किस प्रकार का ठोस है? तो H2O आणविक ठोस होता है और ऐसा ठोस होता है जिसमें हाइड्रोजन बंध पाया जाता है। ठीक है, बर्फ इसका एग्जाम्पल है। तो H2O आणविक ठोस होता है। अब यहां से हम चैप्टर शुरू कर रहे हैं। पहला चैप्टर ठोस अवस्था। हर चैप्टर के मैंने बहुविकल्पी प्रश्न बनाए हैं, ये बोर्ड में नहीं आए हैं, अभी तक जो कराए थे वो बोर्ड में थे। अब मैं आपको पॉसिबल बता रही हूँ क्या क्या आ सकते हैं। किस प्रकार के ठोस विद्युत चालक होते हैं, आघातवर्धी होते हैं, तन्य। विद्युत चालक, आघातवर्धी मतलब इनसे चादरें बनाई जाती है, और तन्य मतलब तार बनाए जाते हैं। तो ऐसे कौन होते हैं? धात्विक ठोस, मेटेलिक सॉलिड। तो बीसीसी या अंतः केंद्रित एकक कोष्ठिका जो है उसमें कुल कण कितने होते हैं? तो बीसीसी में भी एक कण तो होगा कॉर्नर्स में, 1/8 1/8, सारे 8 कोने में 1/8 हिस्सा होता है। ठीक है, और एक होता है पूरे जो घन होता है, जो क्यूब है, उसके बीचों बीच में एक कण होता है। तो टोटल कितने कण हो गए? 2। ऐसे ही है एफसीसी, फलक केंद्रित एकक कोष्ठिका में टोटल कण कितने होते हैं? एक कण तो कॉर्नर्स में होगा, टोटल एक कण वो होगा कॉर्नर्स में, और बाकी फेस में होते हैं, फेस में टोटल होते हैं 3 कण। तो टोटल हो गया आंसर 3 और 1 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21। ये मैंने आपको बताया हुआ था, जो 7 क्रिस्टल सिस्टम होते हैं उसमें जो घनीय क्रिस्टल तंत्र है सबसे सिंपल वाला होता है। सिंपल सरल घनीय क्रिस्टल तंत्र की जो अक्षीय लंबाई और अक्षीय कोण होता है वो होता है अल्फा बराबर, लंबाई जो होती है वो होती है ए बराबर बी बराबर सी, तीनों बराबर होती है। इसके अलावा अल्फा बीटा गामा तीनों कोण 90 डिग्री होते हैं। तो ये आंसर सही है हमारा। क्वेश्चन नंबर है 22। इसमें है सरल घनीय जालक जिसे एससीसी कहते हैं, और अंतः केंद्रीय जालक बीसीसी, और घनीय फलक केंद्रिक जालक एफसीसी। इसकी जो संकुलन क्षमता है, पैकिंग एफिशिएंसी है, वो कितनी होती है? तो सरल घनीय की होती है, सिंपल क्यूबिक की होती है 52.8, बीसीसी की होती है 68%, और एफसीसी की होती है 74। ये मैंने क्लास में पढ़ा रखा आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फलक केंद्रित जालक की त्रिज्या का सूत्र है। जो एफसीसी है उसका जब हम रेडियस निकालते हैं, त्रिज्या आर निकालते हैं, तो आर का फॉर्मूला है R = A/2√2। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीसीपी क्यूबिक क्लोज पैकिंग, बीसीसी बॉडी सेंटर क्लोज पैकिंग, एफसीसी फेस सेंटर क्लोज पैकिंग, फलक केंद्रित, अंतः केंद्रित और घनीय कोष्ठक। इसकी जो कोऑर्डिनेशन नंबर है, उपसत संयोजन संख्या कितनी होती है? सीसीपी की होती है 12, बीसीसी की होती है 8 और एफसीसी की होती है 12। ये याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एफ केंद्र, एफ सेंटर किस दोष के कारण उत्पन्न होते हैं? तो एफ केंद्र क्या होता है? एक ऋणायन जो होता है वो अपनी जगह छोड़ के चला जाता है, एक नेगेटिव आयन एनायन अपनी जो जगह छोड़ के चला जाता है, और उसकी जो जगह खाली होती है उसमें बाहर से एक इलेक्ट्रॉन आ जाता है, उसी को एफ केंद्र कहते हैं। तो ऋणायन चला जाएगा तो धनायनों की संख्या बढ़ जाएगी, धनायनों की संख्या मतलब धातु की अधिकता हो जाएगी, तो इसको कहा जाता है धातु आधिक्य दोष। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संयोजकता बैंड और चालकता बैंड के बीच अंतराल अधिकतम होता है। संयोजकता बैंड मतलब वैलेंस बैंड, और चालकता बैंड मतलब कंडक्शन बैंड। उनके बीच जो गैपिंग होती है, ऊर्जा अंतर, वो अधिकतम होता है कुचालक में। तभी इलेक्ट्रॉन चालकता बैंड से संयोजकता बैंड में नहीं जा पाते, और जैसे ही संयोजकता बैंड से चालकता बैंड में नहीं जा पाते, और इसी कारण से ये विद्युत के कुचालक होते हैं, इसी को कुचालक कहते हैं। एन प्रकार के अर्धचालक का निर्माण किस वर्ग के तत्वों को मिश्रित करके होते हैं? 2 टाइप के अर्धचालक होते हैं, एक एन टाइप एक पी टाइप। तो एन टाइप के अर्धचालक का निर्माण होता है नेगेटिव, नेगेटिव मतलब अधिक, अधिक मतलब वो हो गया 15वें वर्ग के, 15वां मतलब नाइट्रोजन। ऐसे याद करना, एन प्रकार के मतलब नाइट्रोजन परिवार को आप मिलाएंगे, नाइट्रोजन परिवार के तत्व के रूप में अशुद्धि नाइट्रोजन परिवार वालों को मिलाएंगे तो बनेगा एन प्रकार के अर्धचालक। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन अणुसंख्यक गुणधर्म है, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है? तो परासरण, परासरण दाब, हिमांक, वाष्प दाब, कौन सा अणुसंख्यक गुणधर्म है? देखिए, परासरण दाब, परासरण अणुसंख्यक गुणधर्म नहीं होता, वाष्प दाब अणुसंख्यक गुणधर्म नहीं होता, हिमांक भी नहीं होता। क्या होता है? परासरण दाब। ध्यान रखिएगा, परासरण नहीं होता अणुसंख्यक गुणधर्म, परासरण दाब। ऐसे हिमांक नहीं होता, हिमांक में अवनमन होता है अणुसंख्यक गुणधर्म। वाष्प दाब नहीं होता, वाष्प दाब में अवनमन। पूरी लाइन लिखोगे तब वो माना जाएगा अणुसंख्यक गुणधर्म। तो इन चारों में से पूरा ये है, परासरण दाब क्या होता है? अणुसंख्यक गुणधर्म, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी।
नेक्स्ट क्वेश्चन है अर्धपारगम्य झिल्ली से पृथक वे विलयन जिनके परासरण दाब समान हो। तो अर्धपारगम्य झिल्ली लगाई है, उसके दोनों साइड क्या है, विलयन रखे गए हैं। तो ऐसे विलयन जिनमें दोनों की सांद्रताएं बराबर हो, परासरण दाब बराबर हो, तो विलयन ना तो लेफ्ट से राइट जाएगा ना राइट से लेफ्ट, तो ऐसे विलयन कहलाते हैं समपरासरी जिनकी परासरण दाब समान हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है NaCl MgSO4 K2SO4 के पूर्ण वियोजन के लिए वॉन हॉफ गुणक I का मान। तो बहुत आसान है इसको करना। NaCl को तोड़ दो, एक Na पॉजिटिव Cl निगेटिव, 2 आयन बने तो 2 हो गया, ठीक है, इन दोनों में से एक। MgSO4 को तोड़ो, Mg एक आयन, SO4 दूसरा आयन, तो 2 हो गया इसका भी। अब आ गया K2SO4 को, K2SO4 को तोड़ते हैं, SO4 एक आयन और K के कितने हैं 2, तो 2 K और 1 SO4 टोटल 3, तो ये वाला आंसर सही है। वॉन हॉफ गुणक का मतलब है इन आयनों को तोड़ेंगे तो कितने आयन बनेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 0.001 m NaCl, 0.001 m यूरिया, 0.001 m MgCl2, 0.001 m AlCl3 में से क्वथनांक में उन्नयन अधिकतम होगा। क्वथनांक में उन्नयन एक अणुसंख्यिक गुणधर्म है, इसको ध्यान रखिएगा। देखिए सबकी सारे जो भी दिए हैं इन सबकी मोलरता 0.001 m है मोलर, ठीक है। तो मोलरता बराबर है, तो जिसका आयन ज्यादा होंगे, आयन मतलब वॉन टू हॉफ गुणक I का मान ज्यादा होगा, वो क्या होगा, उसका क्वथनांक में उन्नयन में अणुसंख्यिक गुणधर्म का मान बढ़ जाएगा। NaCl 2 आयन देता है, यूरिया कोई भी आयन नहीं देता, MgCl2 2 Cl 1 मैग्नीशियम 3 आयन बने, AlCl3 में 3 Cl 1 एल्यूमिनियम 4 आयन बने। तो सबसे ज्यादा जो अणुसंख्यिक I का मान है, आयन सबसे ज्यादा इसके बन रहे, इसलिए अणुसंख्यिक गुणधर्म ये क्वथनांक में उन्नयन भी इसी का ज्यादा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोलरता वही है, अणुसंख्यिक गुणधर्म अधिक होगा। 0.001 m NaCl, 0.001 m NaCl, 0.01 m NaCl, 0.01 m NaCl। अब देखिए बार बार NaCl ही लिया है, तो NaCl मतलब जो आयन है वो सब में 2 बनेंगे, 2 2 2, मतलब I का मान वॉन टू हॉफ गुणक का मान समान, लेकिन मोलरता सबकी अलग है। तो रीजन क्या है, जैसे वॉन टू हॉफ गुणक का मान ज्यादा था, आयन ज्यादा थे, तो अणुसंख्यिक गुणधर्म का मान भी ज्यादा था। वैसे मोलरता अगर ज्यादा होगी तो अणुसंख्यिक गुणधर्म का मान भी ज्यादा होगा। तो मोलरता इनमें सबसे ज्यादा होती है इसकी 0.1, ये मात्रा सबसे ज्यादा है। ये तो कम हुई ना, 0.00, ये तो कम हुआ, 0.01 मोल ये सबसे ज्यादा है, तो इसका अणुसंख्यिक गुणधर्म सबसे ज्यादा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है मोलल अवनमन स्थिरांक, ठीक है, मोलल डिप्रेशन कांस्टेंट जो है अवनमन स्थिरांक है, तो अवनमन है तो फ्रीजिंग, और मोलल उन्नयन स्थिरांक मतलब मोलल एलिवेशन जो हमारा कांस्टेंट होता है उसको किससे प्रदर्शित करते हैं। अवनमन है तो वाष्प दाब में अवनमन कहते थे, या तो अवनमन कब आता है, हिमांक में अवनमन, और हिमांक को Kf से दिखाते हैं, ठीक है। स्थिरांक है तो K लिखना है, और वैसे ही होता है मोलल उन्नयन, उन्नयन आता है क्वथनांक में उन्नयन, बॉइलिंग पॉइंट बी से दिखाते हैं, तो स्थिरांक को K से दिखाया जाता है, तो ये वाला है, इनको मत कर लेना, ठीक है, ये भी कंफ्यूज करता है। तो Kf होता है मोलल अवनमन स्थिरांक फ्रीजिंग वाला, और K भी होता है मोलल उन्नयन स्थिरांक। नेक्स्ट है विशिष्ट प्रतिरोध का मात्रक, SI मात्रक है। तो SI मात्रक में जो मीटर लिया जाता है, किलोग्राम लिया जाता है, तो ये ध्यान रखना विशिष्ट प्रतिरोध का मात्रक होता है ओम मीटर। ओम सेंटीमीटर मत लिख दीजिएगा, सेंटीमीटर SI मात्रक नहीं है, ओम मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है तनुता बढ़ाने पर विशिष्ट चालकता के मान में होती है। तो तनुता जब हम बढ़ाते हैं तो विशिष्ट चालकता क्या होती है, विशिष्ट चालकता के मान में कमी हो जाती है, इसका ध्यान रखना, ये वाला पॉइंट है। विशिष्ट चालकता में तो कमी होती है, लेकिन अगर मैं कहूं तुल्यांकी चालकता या मोलर चालकता, उसमें वृद्धि होती है। तनुता बढ़ाने पर मोलर चालकता और तुल्यांकी चालकता दोनों में वृद्धि होगी, लेकिन एक विशिष्ट चालकता है जिसमें कमी होती है। क्यों होती है, इसकी पूरी थ्योरी मैंने वीडियो में अपलोड की है, मतलब यूट्यूब में अपलोड किया, आप देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है तुल्यांकी चालकता का SI मात्रक, इक्विवेलेंट कंडक्टेंस का SI मात्रक, तो वो होता है सीमेन मीटर स्क्वायर बट्टे इक्विवेलेंट, इक्विवेलेंट मतलब तुल्यांकी, सीमेन मीटर स्क्वायर प्रति तुल्यांकी, तो इसका सही ऑप्शन ये है। नेक्स्ट क्वेश्चन है गैसों की द्रव में विलेयता ताप बढ़ाने पर, जब हम ताप बढ़ाते हैं तो गैस क्या होती है, और भी गैस को एनर्जी मिलती है, गैस पानी में घुलने की बजाय क्या हो जाती है, वाष्पित हो जाती है। तो ताप बढ़ाएंगे तो गैसों की द्रव में विलेयता घटती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 38, प्राथमिक सेल का उदाहरण है। तो प्राथमिक सेल वो होता है जिसे एक बार यूज कर सकते हैं, एक बार यूज करने के बाद वो खत्म हो गया तो उसको फेंक देते हैं, तो इनमें से कौन सा होता है, रेडियो का सेल, वो होता है प्राथमिक सेल। वही क्वेश्चन रिपीट हो गया, पुनः आवेशित नहीं किया जा सकता, मतलब एक बार अगर खत्म हो गया तो उसको रिचार्ज नहीं कर सकते, घड़ी के सेल को नहीं कर सकते रिचार्ज, ठीक है।
प्राथमिक सेल को नहीं कर सकते, द्वितीयक सेल और प्राथमिक व द्वितीयक सेल दोनों। तो देखिएगा किसको हम रिचार्ज नहीं कर सकते, प्राथमिक सेल और घड़ी के सेल दोनों। प्राथमिक सेल को भी एक बार फेंक दो तो उसको रिचार्ज नहीं कर सकते। तो ये थोड़ा सा क्वेश्चन रॉन्ग हो गया। प्राथमिक सेल और घड़ी के सेल इसका दोनों आंसर होगा। ठीक है, वो मैं शायद लिखने वाली थी, पुनः आवेशित किया जा सकता है, ऐसा कोई क्वेश्चन था, तो उसमें द्वितीयक सेल आंसर होता। तो पुनः आवेशित दोबारा रिचार्ज हम किसको नहीं कर सकते, प्राथमिक सेल, और प्राथमिक सेल का ही उदाहरण है घड़ी का सेल, निकेल कैडमियम। क्वेश्चन नंबर 40, लेक्लांसे सेल में एनोड का निर्माण होता है। लेक्लांसे सेल में जो एनोड बना होता है वो किसका बना होता है? तो लेक्लांसे सेल में एनोड जो बना होता है वो बना होता है जिंक धातु का, Zn। नेक्स्ट क्वेश्चन है, NaCl में जो Na पॉजिटिव है उसका कोऑर्डिनेशन नंबर, उपसा संयोजकता, ये होती है 6। ठीक है, जो NaCl का स्ट्रक्चर बनाते हैं तो Na पॉजिटिव को चारों ओर से कितने Cl घेरे रहते हैं उसी को कहते हैं उपसा संयोजकता। तो Na पॉजिटिव को 6 कोने से 6 Cl घेरे रहते हैं, तो कोऑर्डिनेशन नंबर उपसा संयोजकता 6 होगी। नेक्स्ट है N2 प्लस 3s2 इक्वस टू 2ns3 प्लेटिनम की उपस्थिति में, और मोलिब्डेनम भी लिखना था मैंने। यह अभिक्रिया क्या होती है? तो एक अभिक्रिया की, इसकी मैंने आपको ट्रिक बताई थी कि जब भी कभी एरो के ऊपर कोई उत्प्रेरक लिखा हो तो समझ लेना सीधे सीधे अभिक्रिया कौन सी है, शून्य कोटि की, 0 ऑर्डर रिएक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृष्ठ क्षेत्रफल में वृद्धि से अभिक्रिया का वेग में होती है। जब पृष्ठ क्षेत्रफल हम बढ़ाते हैं तो अभिक्रिया के वेग में क्या होती है, वृद्धि होती है। पृष्ठ क्षेत्रफल बढ़ेगा तो अभिक्रिया का वेग भी बढ़ेगा। नेक्स्ट है, आर्रीनियस समीकरण का सूत्र है। ये वैसे इस साल नहीं है, जो 30% सिलेबस डिलीट हुआ है, लेकिन फिर भी मैं बना रही हूँ क्योंकि मे भी कोई क्वेश्चन बाई मिस्टेक आ जाए, और वैसे भी नेक्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स के लिए भी होगा। तो आर्रीनियस समीकरण का सूत्र है K = A e⁻⁻ ध्यान से देखिएगा इसे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अभिक्रिया की आणविकता निम्न में से क्या नहीं हो सकती, संभव नहीं है। तो अभिक्रिया की आणविकता मतलब 0, शून्य नहीं हो सकती। देखो मतलब अभिक्रिया में कोई अणु आपने लिया ही नहीं है, बिना अणु लिए उत्पाद तो बनेगा नहीं, तो आणविकता कभी भी शून्य नहीं हो सकती। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अभिक्रिया का वेग अभिकारक की सांद्रता परिवर्तन से प्रभावित नहीं होता। एक ऐसी अभिक्रिया जिसमें अभिकारक की सांद्रता में कितना ही परिवर्तन करो कोई फर्क नहीं पड़ता अभिक्रिया के वेग में। सांद्रता बढ़ाओगे तब भी अभिक्रिया का वेग उतना ही है, और अभिक्रिया सांद्रता कम करोगे तब भी अभिक्रिया का वेग उतना ही, मतलब अभिकारक की सांद्रता से कोई फर्क नहीं पड़ रहा। तो ऐसी अभिक्रिया जिसमें सांद्रता से कोई फर्क नहीं पड़ता वो कहलाती शून्य कोटि की अभिक्रिया, 0 ऑर्डर रिएक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रथम कोटि की अभिक्रिया का मात्रक है। तो फर्स्ट ऑर्डर की जो रिएक्शन है प्रथम कोटि की अभिक्रिया, इसका मात्रक होता है (2-1). ये मैंने बता रखा है वीडियो में, आप देख सकते हैं कि कैसे बनता है, कैसे निकालते हैं। नेक्स्ट रिएक्शन है C12H22O11, जिसे कहते हैं सुक्रोज या गन्ने की शर्करा, ठीक है, चीनी। इसको जल अपघटित करते हैं तो ये ग्लूकोज और फ्रक्टोज बनाते हैं। तो ये अभिक्रिया की कोटि, तो ये जो होती है दिखने में ऐसा लग रहा है एक कोटि, इसकी एक कोटि, 2 कोटि है, लेकिन H2O की सांद्रता नहीं बदलती तो इसकी कोटि 0। तो यहाँ पर एक ही चीज है, तो इसकी कोटि क्या हो जाएगी इसके अनुसार, प्रथम कोटि। वैसे प्रथम कोटि नहीं, इसको बोलते हैं छद्म कोटि, क्योंकि लगने के लिए द्वितीय कोटि का लग रहा है लेकिन है प्रथम कोटि का, इसलिए इसको बोलते हैं छद्म प्रथम कोटि या छद्म कोटि। इस रिएक्शन को याद रखना है, 2 मार्क्स में अलग से भी आता है, छद्म कोटि की अभिक्रिया किसे कहते हैं, ये एग्जांपल है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शून्य कोटि के लिए हाफ लाइफ अर्ध आयुकाल का सूत्र है। तो ये होता है 0.693/T12। सॉरी, अर्ध आयुकाल होता है, T12 निकालना है तो सूत्र ही होगा 0.693/K। तो ये सूत्र है, ध्यान रखना इसमें अंतर। अर्ध आयुकाल T12 बराबर होता है 0.693/K। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है आपको, प्रथम कोटि की एक समीकरण है, ये दिया हुआ है, इसमें ढाल को निरूपित करता है। तो इसकी तुलना हम सीधे सीधे कर लेंगे, y = mx + c। तो c तो यहाँ पर 0 है और m है K1/2.303। तो K1/2.303, इसी को हम कहते हैं ढाल। ये जो ढाल है उसे कहते हैं m। इस y = mx + c, सरल रेखा समीकरण से तुलना करी तो y हो गया ये, जो कि यहाँ लिखा, सॉरी x यहाँ लिखते हैं, x मतलब t यहाँ लिखेंगे, y log r0/r यहाँ लिखा जाएगा, और जो ढाल है m वो यहाँ लिखा जाएगा, और इंटरसेप्ट जो है अंतःखंड वो है नहीं, यहाँ पर टुकड़ा है नहीं, ठीक है। तो आंसर हो गया K1/2.303। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2a + b = उत्पाद। एक अभिक्रिया है, इसमें a का वेग, जो a है इसका वेग अगर 2 गुना करो तो अभिक्रिया का वेग कितना हो जाएगा। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 2a का क्या लिख सकते हैं, a की घात कितना, 2।
तो बहुत आसान है ऐसे को करने का। अगर ए का वेग कह रहा हो 2 गुना करो, तो ए की जगह हम 2 लिख देंगे, ठीक है। 2a लिख दिया। एक ए को कितना करना है, दुगुना 2a। तो इसका वेग कितना हो जाएगा, तो ए के आगे जो शुरू में लिखा था वो लिखा था 2, तो ये तो आप लोग को करना ही करना है। तो ये कितना हो गया 4। तो आप सीधे सीधे क्या लिख देंगे, 2 की घात 2 मतलब 4a। तो ये क्या हो जाएगा 4 गुना। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2a प्लस बी इक्वल टू उत्पाद। ये भी एक अभिक्रिया है। इस अभिक्रिया में ए का वेग, जो ये ए है इसका वेग 2 गुना करना है, और बी का वेग भी 2 गुना करने पर अभिक्रिया का वेग कितना होगा। देखिए देखिए क्वेश्चन में कह रहा है ए का वेग 2 गुना कर दो, मतलब 2a कर दो, ठीक है। और बी का वेग कितना कर देना है, बी का वेग करना है 2 गुना, तो मतलब 2b करना है, साथ में गुणा लिख दीजिएगा। ए का वेग 2 गुना करना है और बी का वेग भी 2 गुना करना है, तो कितना हो जाएगा। अब यहां भी क्रिया में आते हैं। ए के आगे कितना लिखा है 2, तो ए के जो आगे लिखा होता है उसको ऊपर लिख देते हैं 2, ठीक है। और बी के आगे क्या लिखा है, कुछ नहीं मतलब 1 लिखा है, तो कितना हो जाएगा 2 2 जा 4, 4a इंटू 2 एकम 2 मतलब 2b, तो कितना आ जाएगा 2 4 जा 8, 8 तो 8 गुना हो जाएगा। सीधे सीधे हम टिक करेंगे क्या, 8 गुना हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 53, अधिशोषण की ऊष्मा का मान। तो अधिशोषण की ऊष्मा का मान क्या होता है, ऋणात्मक। अधिशोषण की ऊष्मा का मान हमेशा क्या होता है, ऋणात्मक। क्योंकि ऋणात्मक इसलिए होती है कि जब अधिशोषण होता है तो ऊष्मा बाहर निकलती है, बाहर निकलती है मतलब ऊष्मा एक्सोथर्मिक अभिक्रिया, ऊष्मा बाहर निकल रही, तो इस कारण अधिशोषण की ऊष्मा का मान क्या होता है, ऋणात्मक। जब ताप बढ़ाते हैं तो अधिशोषण की दर क्या होता है, देखिए अधिशोषण होता है कणों का नीचे आना, ठीक है। द्रव के कणों का, गैस के कणों का नीचे सतह, ठोस सतह में आना। गर्म करेंगे तो वो जो द्रव या ठोस के कण है वो भाप बन के उड़ जाएंगे, तो क्या होगा, ताप बढ़ाओगे तो उससे क्या हो जाएगा, कण वाष्पित हो जाएंगे, मतलब कण वापस भाग जाएंगे, तो हम कहेंगे अधिशोषण की दर कम हो जाती है। नेक्स्ट है कोलाइडी विलयन के कणों का आकार होता है। तो कोलाइडी विलयन के कणों का आकार होता है 1 नैनोमीटर से 1000 नैनोमीटर के बीच, और 1 नैनोमीटर से कम किसका होता है, सत्य विलयन का, और 1000 नैनोमीटर से अधिक किसका होता है, निलंबन के कणों का। तो 1 नैनोमीटर से 1000 नैनोमीटर के बीच जो कणों का आकार होता है वो होता है कोलाइडी विलयन का। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिटर्जेंट जो है, डिटर्जेंट या साबुन। तो डिटर्जेंट और जो साबुन होते हैं ये संगुणित कोलॉइड होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कोलाइडी कण होते हैं FeOH का होल थ्राइस। देखिए कोलाइडी कण, वैसे मैं आपको थोड़ा सा बता दूं, कोलाइडी कण धन और ऋण दोनों होता है, तो उदासीन भी होते हैं, लेकिन कुछ कोलाइडी कण धनावेशित है, कुछ ऋणावेशित। तो FeOH का होल थ्राइस होता है, तो ये होता है धनावेशित, FeOH का होल थ्राइस होता है धनावेशित कोलाइडी कण। वैसे दोनों होते हैं, धनावेशित भी ऋणावेशित भी, लेकिन ये जब मिलते हैं तो उदासीन हो जाते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 58, आकाश का नीला रंग, जो स्काई का कलर होता है, ब्लू कलर, वो किसके कारण होता है, उसका कारण है टिंडल इफेक्ट, टिंडल प्रभाव। नेक्स्ट है कोलाइडी कणों की टेढ़ी मेढ़ी गति, जो जिगजैग गति होती है, उसको क्या कहते हैं, ब्राउनी गति। नेक्स्ट क्वेश्चन है अशुद्धि कोलॉइड कणों को शुद्ध करने की विधि। जो अशुद्ध कोलॉइड कण होते हैं उनको शुद्ध करने की विधि है अपोहन। नेक्स्ट है ऋणावेशित सॉल को स्कंदित करने की अधिकतम क्षमता। जो स्कंदन की है, ठीक है, स्कंदन की कोगुलेशन की जो मैक्सिमम पावर होती है, ये हार्डी-सुल्जे नियम ने भी कहा था कि जितने ज्यादा आवेश होगा, हार्डी-सुल्जे नियम कहता है जितना आवेश होगा, धनावेश ज्यादा होगा या ऋणावेश ज्यादा होगा, उसकी स्कंदन क्षमता उतनी ही ज्यादा होगी। तो ऋणावेशित सॉल को स्कंदित करता है धनावेशी, तो सबसे ज्यादा धनावेश है इसमें, तो इसकी स्कंदन क्षमता सबसे ज्यादा होगी, यही हार्डी-सुल्जे नियम है। 62वां क्वेश्चन है रक्षी कोलॉइड है। तो रक्षी कोलॉइड को होते हैं द्रव स्नेही कोलॉइड। द्रव स्नेही कोलॉइड जो होते हैं वो क्या करते हैं, द्रव विरोधी कोलॉइड जो होते हैं, ठीक है, द्रव विरोधी कोलॉइड आसानी से क्या होते हैं, स्कंदित हो जाते हैं। तो उसको बचाने के लिए द्रव स्नेही कोलॉइड चारों ओर से एक लेयर बनाते हैं। तो मतलब ये द्रव स्नेही जो होते हैं वो विरोधी को बचाते हैं, रक्षा करते हैं, इसलिए ये कहलाते हैं रक्षी कोलॉइड। द्रव स्नेही कोलॉइड क्या है, रक्षी कोलॉइड, प्रोटेक्टिव कोलॉइड। नेक्स्ट क्वेश्चन है द्रव स्नेही कोलॉइड, जिसे हम रक्षी कोलॉइड भी कहते हैं, इसका उदाहरण है तो गोल्ड सॉल्ट, FeOH का होल थ्राइस, AlOH का होल थ्राइस। ये तीनों जो है जो धातु से बने हैं ये द्रव विरोधी है, याद रखिएगा। जो धातु से बने हैं गोल्ड, सोना, Fe, Al, ये द्रव विरोधी होते हैं। तो स्नेही कौन से होते हैं, स्टार्च, गोंद, मिल्क। नेक्स्ट क्वेश्चन है बहुत इंपॉर्टेंट, रक्षी कोलॉइड की रक्षण क्षमता का मान अधिकतम होगा।
रक्षी कोलॉइड दिए हैं अलग अलग, इनकी स्वर्ण संख्या दी है। तो स्वर्ण संख्या का रक्षी कोलॉइड की जो रक्षा करने की क्षमता है उससे क्या संबंध होता है? स्वर्ण संख्या और रक्षण क्षमता जो होती है वो जस्ट अपोजिट होती है। अगर स्वर्ण संख्या का मान ज्यादा है तो रक्षी कोलॉइड की जो रक्षा करने की क्षमता होगी वो कम होगी। तो रक्षी कोलॉइड की जो रक्षण क्षमता का मान अधिक कब होगा? जो स्वर्ण संख्या का मान कम होगा। तो स्वर्ण संख्या का मान सबसे कम किसका है? इसका। तो जिसका स्वर्ण संख्या का मान सबसे कम उसकी रक्षण क्षमता सबसे अधिक, जस्ट अपोजिट होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है एजीसीएल के पेप्टिकरण जब हम करते हैं तो कौन सा पेप्टिकारक मिलाते हैं? तो पेप्टिकारक वो होता है जिसमें आयन लगभग एक से पाए जाए, या तो एजी हो या सीएल। तो H2S में नहीं मिल रहा है एजीसीएल, HNO3 में नहीं मिल रहा है, इसमें नहीं मिल रहा है, इसमें मिल रहा है एजी। तो एजीसीएल का पेप्टिकरण ऐसा ही आयन करेगा जिसमें इन दोनों में से कोई एक आयन हो। तो इसमें एक आयन मिल गया EgNO3, तो ये पेप्टिकारक मिलाएंगे। नेक्स्ट चैप्टर है तत्वों का निष्कर्षण के सिद्धांत व प्रक्रम। इस बार 30% जो डिलीट हुआ है सिलेबस उसमें ये नहीं है, लेकिन आप फिर भी पढ़ लीजिए बाई मिस्टेक अगर कोई क्वेश्चन आ गया तो। हेमेटाइट का सूत्र है, तो हेमेटाइट का सूत्र होता है Fe2O3। नेक्स्ट क्वेश्चन, भूपर्पटी में बाहुल्यता में पाए जाने वाला धातु, मतलब जो अर्धकृष्ट है उसमें सबसे ज्यादा मात्रा में पाए जाने वाला धातु है एल्यूमिनियम। नेक्स्ट विधि है सल्फाइड अयस्कों को सांद्रण की विधि है, वो होती है फेन प्लवन विधि, झाग प्लवन विधि। नेक्स्ट क्वेश्चन है अयस्क को वायु की उपस्थिति में धातु के गलनांक से कम ताप पर गर्म किया जाता है, मतलब बिना गलाए लेकिन वायु की उपस्थिति में। तो वायु की उपस्थिति में जब किसी को धातु को गलनांक से निम्न ताप पर गर्म किया जाता है, ठीक है, ये धातु नहीं होगा, धातु का अयस्क होगा ये, ठीक है। तो उस प्रक्रिया को कहते हैं भर्जन, इंग्लिश में कहते हैं रोस्टिंग, और इसमें ध्यान रखना है वायु उपस्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एल्यूमिनियम का अयस्क, एल्यूमिनियम का अयस्क होता है बॉक्साइट, बहुत इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, अयस्क के कार्बन के साथ, कोई अयस्क है उसका अयस्क को हम क्या कर रहे हैं? कार्बन के साथ ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में गर्म करना। ऑक्सीजन नहीं है, कार्बन है। देखिए अयस्क है और कार्बन है और ऑक्सीजन उस समय नहीं है, तो इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? प्रगलन। क्या कहते हैं? प्रगलन। जब किसी अयस्क को किसी धातु को, कोई धातु होगा ये, ठीक है, कोई अयस्क के अंदर से निकला धातु है, उसको कार्बन के साथ गर्म करते हैं उच्च ताप पर, और इतना गर्म करते हैं कि पिघल जाते हैं, तो उसको प्रगलन कहते हैं, लेकिन ऑक्सीजन नहीं होगा वहां पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है ये लोहे का शुद्धतम रूप है, तो ये होता है पिटवा लोहा। अभी एक क्वेश्चन रिपीट हुआ था, बॉक्साइट किसका अयस्क है? तो बॉक्साइट होता है एल्यूमिनियम का अयस्क, इंपोर्टेंट है ये क्वेश्चन। नेक्स्ट है इनमें से कौन सी भट्टी है जिसका ताप अधिकतम होता है? सबसे ज्यादा गर्म भट्टी होती है विद्युत भट्टी, इलेक्ट्रिक फर्नेस। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो हमने लिया है पी ब्लॉक के तत्व से। तो पी ब्लॉक के तत्व का 75 क्वेश्चन है, क्षारकता के बढ़ते क्रम का सही रूप है, मतलब हमें बेसिसिटी के बढ़ते क्रम में लगाना है। तो सबसे ज्यादा जो बेसिसिटी होती है वो होती है NH3 की, फिर PS3 की। बेसिसिटी मतलब इलेक्ट्रॉन दान करने की क्षमता, NH3, इससे कम PS3, फिर AS है। न्यूज पेपर ऐसे सब बिकेगा, इसको याद रखिएगा। सबसे ज्यादा नाइट्रोजन की होती है, नीचे को जाने पर क्षारीयता कम हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सा तत्व ऑक्सीजन से सीधी अभिक्रिया नहीं करता? तो इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना प्लेटिनम जो है ऑक्सीजन से डायरेक्ट रिएक्शन नहीं करता। तो सन स्पर्श प्रक्रम में उत्प्रेरक का कार्य कौन करता है? कॉन्टैक्ट प्रोसेस में उत्प्रेरक का कार्य करता है वैनेडियम पेंटाऑक्साइड, V2O5। फ्लोरीन किस ऑक्सीकरण संख्या को प्रदर्शित करता है? देखिए फ्लोरीन एकमात्र ऐसा हेलोजन यौगिक हेलोजन तत्व है जिसकी ऑक्सीकरण संख्या -1 होती है। बाकी जितने भी तत्व है उनकी ऑक्सीकरण संख्या +3, +5, +7 सब होती है। बस एक फ्लोरीन है जो केवल -1 शो करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है IF7 की संरचना, ये मैंने ट्रिक बताई है, यूट्यूब में सर्च कर लेना संकरण निकालने की ट्रिक। तो IF7 की जो संकरण होता है वो होगा sp3d3, और इसका जो संरचना होगी वो होगी पंचकोणीय द्विपिरामिडी पेंटागोनल बाइपिरामिडल। और ये इसके लिए मैंने आलू वाले डायग्राम से इजी तरीके से सिखाया था, आलू से। नेक्स्ट क्वेश्चन है गोताखोरी के उपकरणों में प्रयोग किया जाता है, कौन सी गैस उपयुक्त की जाती? हीलियम गैस। गोताखोर जो होते हैं जब वो पानी में जाते हैं तो हीलियम गैस का उपयोग करते हैं, ये सबसे लाइटेस्ट गैस है, सबसे हल्की गैस। नेक्स्ट है उत्कृष्ट गैसों का विन्यास होता है। उत्कृष्ट गैसों के अंतिम कोश जो होते हैं S और P वो भरे रहते हैं। S में 2 इलेक्ट्रॉन होंगे और P में पूरे भरे रहते हैं 6, तो टोटल 6 और 2 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो ये विन्यास होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है BrF3 की आकृति होती है। BrF3 का जो संकरण होता है वो होता है sp3d। तो इसका जो 2 लोन पेयर इसमें पाए जाते हैं एकाकी इलेक्ट्रॉन, तो इसका आकार होता है T आकार, T शेप। वीडियो लेंदी होगी लेकिन थोड़ा इत्मीनान रखें क्योंकि ये
पूरी वीडियो जब हो जाएगी तो आपको बहुत ज्यादा हेल्प होगी। तो नेक्स्ट चैप्टर्स के क्वेश्चन जो हम ले रहे हैं वो है डी तथा ए ब्लॉक के तत्व के, ठीक है। तो इनमें से कौन से तत्व जो है वो संक्रमण समूह तत्वों में नहीं आते, तो कौन कौन से वो तत्व हैं, तो वो है जिंक, कैडमियम और मरकरी। ये 3 तत्व वो हैं जिन्हें संक्रमण तत्व नहीं माना जाता। और क्यों नहीं माना जाता, क्योंकि ये चाहे ऑक्सीकरण अवस्था है, उत्तेजित अवस्था जब धनायन की स्थिति में होते हैं, या फिर सामान्य अवस्था है, दोनों कंडीशन में इनका जो डी उपकोष है, डी उपकोष पूरा भरा रहता है। 3D 4D 5D तीनों कंडीशन में जो डी उपकोष है भरा रहता है, इसलिए इनको संक्रमण तत्व नहीं मानते। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्रोमियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होगा, तो क्रोमियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होगा Ar3D5 4s1, ये याद रखिएगा। होना क्या चाहिए, तो जो मेरी ट्रिक थी वो थी 3D4 4s2, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लिया, लेकिन इसका एक इलेक्ट्रॉन s से यहां जंप कर जाता है स्थायी बनने के लिए, तो ये हो जाएगा 3D5 4s2, ये 4s1, ये वाला है सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है Mn2 पॉजिटिव या फिर कहो MnBr4 2 निगेटिव। इसका भी हम ऑक्सीकरण संख्या निकालेंगे तो +2 ही आएगी। इसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग मैंने बना लिया। मैग्नीज जो है परमाणु क्रमांक 25 होता है एटॉमिक नंबर, तो विन्यास हो जाएगा 3D5 4s2। मेरी ट्रिक थी आगे पीछे वाला 5 आगे लिख देना और आगे वाला 2 पीछे लिख देना। अब 2 इलेक्ट्रॉन निकालने, +2 मतलब 2 इलेक्ट्रॉन निकाल दो, तो सबसे बाहर वाले कोष के 2 इलेक्ट्रॉन निकाल दोगे तो बचेगा 3D5। 3D5 में डी में भरो इलेक्ट्रॉन एक एक करके हुन के नियम के अनुसार, तो 5 सिंगल इलेक्ट्रॉन है, तो 5 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है, तो हमारा करेक्ट आंसर हो गया अयुग्मित इलेक्ट्रॉन 5। नेक्स्ट क्वेश्चन है Sc3 पॉजिटिव और Zn2 पॉजिटिव आयनों का रंग होता है। देखिए स्कैंडियम का परमाणु क्रमांक 21 होता है, 3D1 4s2, मतलब 3 इलेक्ट्रॉन निकाल दोगे तो खत्म हो जाएगा, कुछ भी नहीं बचेगा, 0। और Zn2 पॉजिटिव का विन्यास होता है 3D10 4s2, तो 2 इलेक्ट्रॉन निकाल दोगे तो 3D10, डी पूरा भरा हुआ है। तो अयुग्मित इलेक्ट्रॉन दोनों स्थिति में है ही नहीं। जब अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है ही नहीं, सारे के सारे इलेक्ट्रॉन जोड़े में है या कोई भी इलेक्ट्रॉन अकेला नहीं है, तो रंग क्या हो जाएगा इसका, रंगहीन। याद रखना है Sc3 पॉजिटिव और Zn2 पॉजिटिव रंगहीन होता है, कलरलेस होता है, क्योंकि इसमें कोई भी इलेक्ट्रॉन ऐसे सिंगल नहीं मिलता। सिंगल होगा तभी वो रंगहीन होता है। अगर सारे के सारे इलेक्ट्रॉन जोड़े में हो या पूरा डिब्बा खाली हो तो वो रंगहीन होगा। नेक्स्ट है परमाणु क्रमांक 25 वाले तत्व का चुंबकीय आघूर्ण होगा। जिसका परमाणु क्रमांक 25 है उस तत्व का चुंबकीय आघूर्ण, जो क्वेश्चन है थोड़ा सा मिस्टेक हो गई, देख लीजिए। परमाणु क्रमांक जिसका 25 है, अगर उस तत्व की ऑक्सीकरण संख्या +2 हो तो चुंबकीय आघूर्ण क्या होगा, अभी कर रखा हमने कुछ देर पहले। परमाणु क्रमांक 25 था, इसकी ऑक्सीकरण संख्या अगर +2 हो, 2 इलेक्ट्रॉन निकाल दिए जाए तो विन्यास हो जाएगा 3D5, 5 इलेक्ट्रॉन है। तो इसकी एक ट्रिक है, अगर 5 इलेक्ट्रॉन है तो इसका चुंबकीय आघूर्ण भी 5 दशमलव कुछ होगा, तो आंसर सीधे सीधे टिक करो। अगर इसमें सिंगल 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, चुंबकीय आघूर्ण 4 दशमलव कुछ होगा, क्योंकि 5 इलेक्ट्रॉन अयुग्मित है, तो आंसर 5.92, ये ट्रिक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एफ ब्लॉक तत्व जो में अंतिम इलेक्ट्रॉन प्रवेश करता है वो करता है N-2f में, ये याद रखिएगा। नेक्स्ट है रेडियो एक्टिव तत्व। ये जो भी तत्व दिए गए हैं ये है लेंथेनाइट तत्व। तो लेंथेनाइट श्रेणी में केवल एक तत्व होता है प्रोमीथियम, जो रेडियो एक्टिव होता है, PM। तो क्षारकता का मान अधिकतम है, La, Sm, Tb ये सब दिए हुए हैं, ये है लेंथेनाइट श्रेणी, बाएं से दाएं, ठीक है। तो ये सबसे बाएं है और ये सबसे दाएं, मतलब ये लेफ्ट में है, ये राइट में है। तो बाएं से दाएं जाने पर क्षारकता का मान कम हो जाते हैं, तो सबसे बाएं जो लेफ्ट रखा है, सबसे पहले जो मिल रहा है La, इसकी क्षारकता अधिकतम होगी, और LuOH का होल थ्राइस की सबसे कम। नेक्स्ट क्वेश्चन है दुर्लभ मृदा तत्व कहलाते हैं। तो प्रारंभ में जो एफ ब्लॉक तत्व है, लेंथेनाइट या एक्टिनाइट, इनको बोला जाता था दुर्लभ मृदा तत्व, क्योंकि ये बहुत कम मात्रा में मिलते हैं। लेकिन वर्तमान में ये परिभाषा चेंज हो चुकी है, अब तो मिल ही रहे हैं, पहले कम मात्रा में मिलते थे, इसलिए रेयर अर्थ या दुर्लभ मृदा तत्व कहते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन प्राथमिक संयोजकता प्रदर्शित करता है। तो प्राथमिक संयोजकता 1 डिग्री वैलेंसी जो है वर्नर का सिद्धांत कहता है। किसे कहते हैं, प्राथमिक संयोजकता कहते हैं। तो आंसर है प्राथमिक संयोजकता होती है ऑक्सीडेशन स्टेट, ऑक्सीकरण संख्या को प्रदर्शित करती है, और द्वितीयक संयोजकता उपसंयोजन संख्या को प्रदर्शित करती है। नेक्स्ट COCl3 6NH3 संकुल में कुल आयन निर्मित होते हैं। तो आयन कैसे बनेंगे इसको देखते हैं। सबसे पहले जो 6NH3 है ये काम करेगा किसका, उपसंयोजन संख्या, द्वितीयक संयोजकता का। तो ऐसा कुछ बनेगा ये, ठीक है। कोबाल्ट की जो कोऑर्डिनेशन नंबर है टोटल 6 होता है, तो 6 NH3 मिल गए और Cl बाहर आ जाएंगे। तो टोटल कितने आयन बनेंगे, 3 Cl ये अलग हुए 3 और 1 आयन ये, तो टोटल हो गए 4। तो कुल कितने आयन निर्मित होते हैं, 4। 3 Cl ये और 1 पूरा ये पूरा 1 होता है, 4 आयन बनेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है COCl3.4NH3 संकुल में AgNO3 मिलाने पर कितने AgCl
के मोल की संख्या होगी, AgCl के मोलों की संख्या। तो इसको ऐसे लिख देंगे, 4NH3 लिख दिया, और बचे कितने टोटल 6। इसका कोऑर्डिनेशन नंबर जो है उपसंयोजन की संख्या 6 करनी है। 4NH3 होगी, बचे कितने 2, तो 2 Cl ले लेंगे अंदर, तो 1 Cl बच जाएगा वो बाहर। तो कितने AgNO3 जब अभिक्रिया करता है वो स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर वाली से नहीं करता, बाहर वाली से करता है, तो केवल 1 Cl मिल रहा है, तो केवल 1 मोल AgCl बनेगा। ब्रैकेट के बाहर जितने Cl होंगे उतने मोल AgCl बनेंगे, 1 मोल AgCl। नेक्स्ट क्वेश्चन है PtCl2 NH3 का होल ट्वाइस, उपसंयोजन संख्या मतलब कोऑर्डिनेशन नंबर। तो स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर जो लिगेंड की संख्या है, 2 है NH3, 2 है Cl, टोटल हो गया 4, तो कोऑर्डिनेशन नंबर हो गया 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है CONH3 का होल 5 Cl2 में CO की ऑक्सीकरण संख्या। तो CO की ऑक्सीजन इसकी 0 होती है, Cl की -1, इस Cl की भी -1, 2 Cl की -2 और -1 -3 इक्वल के उधर जाएगा तो +3। नेक्स्ट क्वेश्चन है CONH3 का होल 5 SO4 स्क्वायर ब्रैकेट के बाहर Br तथा CONH3 का होल 5 Br SO4 में समायुक्त है। इसके बाहर Br है, इसके बाहर SO4 है, बाकी सेम है, तो ये होती है आयनन समायुक्त कि आयनित किए जाने पर ये ब्रोमाइड आयन देगा, ये सल्फेट आयन देगा, बाकी सूत्र समान है, अणुसूत्र। नेक्स्ट है FeCN6 4 निगेटिव का संकरण होगा। तो जब उपसंयोजन संख्या कोऑर्डिनेशन नंबर 6 हो, इसकी भी ट्रिक मैंने बताई थी, तो ये या तो बनाएगा sp3d2 या d2sp3, क्योंकि CN क्या है, स्ट्रॉन्ग लिगेंड है, प्रबल लिगेंड है, तो प्रबल लिगेंड में d2sp3 बनता है। ये ट्रिक थी हमारी, मीन्स D पहले आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें से प्रबल क्षेत्र लिगेंड है, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, स्ट्रॉन्ग लिगेंड कौन सा है, तो CO CN ये स्ट्रॉन्ग लिगेंड होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है उपसंयोजन यौगिक के रंगीन होने का कारण है। तो जो कोऑर्डिनेशन में यौगिक है कॉम्प्लेक्स, इनमें जो रंग प्रदर्शित करते हैं इसका कारण है DD संक्रमण। नेक्स्ट क्वेश्चन है आयनित किए जाने पर अपनी पहचान कौन खो देते हैं। तो आयनित किए जाने पर वो अपनी पहचान खो देते हैं जिन्हें कहते हैं द्विक्लवण, जैसे कि K2SO4 Al2 का SO4 का होल थ्राइस 24H2 है, जिसे कहते हैं पोटास एलम फिटकरी या मोहर लवण हो या फिर कार्निलाइट हो, ये सब क्या है, द्विक्लवण होते हैं। ये तो स्क्वायर ब्रैकेट वाले स्क्वायर ब्रैकेट वाले ये जटिल यौगिक है, संकुल यौगिक है, ये अपनी पहचान बनाए रखते हैं। लेकिन ये जो होंगे खुले वाले, ये क्या होते हैं, अपनी जन्म को खुलते ही सारे आयन इसके अलग अलग हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है चीलेट का निर्माण कौन सा लिगेंड कर सकता है। तो चीलेट का निर्माण वो करता है जिनमें इलेक्ट्रॉन दान करने की क्षमता मतलब 2 साइड से हो, 3 साइड से हो, 4 साइड से। तो एडिटा भी करता है 2 साइड 6 साइड से, ये दान करता है 2 साइड से, ये दान कर रहा है इधर से और इधर से 2 साइड से, और ये भी 2 साइड से। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ये सभी, गलती से मैंने ये लिख दिया तो ये सभी आ जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है K4FeCN6 है, ये होता है क्या, स्क्वायर ब्रैकेट वाली चीज क्या होती है, जटिल लवण। नेक्स्ट क्वेश्चन है उभयदंती लिगेंड है, एम्बीडेंटेड लिगेंड, उभयदंती लिगेंड जिसमें दोनों परमाणु लिगेंड मतलब इलेक्ट्रॉन दान करने का काम करते हैं। SCN में N और S दोनों इलेक्ट्रॉन दान करते हैं, NO2 में NB इलेक्ट्रॉन दान करता है OB, CN में CB इलेक्ट्रॉन दान करता है NB। तो दोनों साइड से एक ही लिगेंड है और दोनों साइड से दान कर रहा है, तो ये उभयदंती या एम्बीडेंटेड लिगेंड कहलाता है। तो ऑप्शन हो जाएगा ये सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है लिंकेज समायोगिता बंधन समायोगिता पाई जाती है। तो बंधन समायोगिता प्रदर्शित करते हैं उभयदंती लिगेंड, ठीक है। तो जिनमें SCN हो या NO2 हो या CN हो, वो समझ लेना ये बंधन समायोगिता प्रदर्शित करेंगे। मतलब एक बार S से जुड़ेंगे, जैसे SCN है तो एक बार SCN से जुड़ेगा, एक बार NCS से जुड़ेगा, या कोई एग्जांपल एक बार NO2 से जुड़ेगा, एक बार ONO। तो इसमें ऐसा कुछ दिख रहा, हाँ NO2 यहाँ पर आ गया। तो जिसमें उभयदंती लिगेंड होगा वो बंधन समायोगिता लिंकेज आइसोमेरिज्म में शो करेगा। नेक्स्ट इनमें से कौन सा त्रिदंतुर है, 3 साइड से दान करता है। एडिटा 6 साइड से करता है, ये 1 2 साइड से कर रहा है, ये एक ही साइड से कर रहा है, और डाइन 1 2 3 साइड से दान कर रहा है। तो सही ऑप्शन है तीसरा, डाइन त्रिदंतुर लिगेंड है। नेक्स्ट क्वेश्चन है IUPAC नाम, CuS2 का होल 4 NH3 का होल 4 Cl2 सॉरी S2 का होल ट्वाइस, IUPAC नाम है। ये एमीन है, ये एक्वा है, तो अल्फाबेटिकली वर्णमाला के अनुसार एमीन पहले आता है। तो टेट्रा एमीन, डाई एक्वा, टेट्रा एमीन, डाई एक्वा, ये तीनों एक से ही है। एक्वा फिर आ जाएगा, ये सॉरी कोबाल्ट था, ठीक है बाई मिस्टेक लिख दिया। तो कोबाल्ट भी लिखा है। और ऑक्सीकरण संख्या निकालेंगे, इसकी 0 इसकी 0, इसकी होती है -1, 2 की हो जाएगी -2, इक्वल की उधर जाएगा तो +2। तो हो गया टेट्रामीन डाई एक्वा कोबाल्ट सेकेंड क्लोराइड, थर्ड ऑप्शन सही है। इसमें कोबाल्टेट है, ये गलत है, ये वाला होगा तीसरा ऑप्शन सही।
नेक्स्ट क्वेश्चन है हेलो एल्केन व हेलो एरीन के। तो वाइनिलिक हैलाइड का सूत्र है, वाइनिलिक हैलाइड का सूत्र होता है CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH। जब ग्रुप जो है वो डायरेक्ट C डबल बॉन्ड C से जुड़ा हो तो उसको वाइनिलिक या वाइनिल बोलते हैं। नेक्स्ट आ गया, इसको बेंजीलिक बोलते हैं और ये एलाइलिक है। वैसे ये भी वाइनिलिक है, मैंने ध्यान नहीं दे दिया, ये भी वाइनिलिक है जब C डबल बॉन्ड C से डायरेक्ट जुड़ा हो C। नेक्स्ट है किस अभिक्रिया में कार्बोकेटायन मध्यवर्ती बनता है। मतलब जब अभिक्रिया होती है तो अभिक्रिया के दौरान कार्बोकेटायन कार्बन पे पॉजिटिव वाली स्पीसीज बनती है, वो बनती है SN1 में। नेक्स्ट है SN1 अभिक्रिया के लिए अगर एल्किल हैलाइड लेना हो 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री तो क्रम कैसे होगा। मतलब SN1 अभिक्रिया किसमें कम होगी, ज्यादा होगी, ज्यादा होगी। तो 1 डिग्री में SN1 अभिक्रिया सबसे कम, 2 डिग्री में और ज्यादा, 3 डिग्री में सबसे अच्छी होती है SN1 अभिक्रिया। और इसका उल्टा कर देंगे तो वो SN2 में होता है। नेक्स्ट अभिक्रिया है कायरल कार्बन पाया जाता है। इनमें से किसमें कायरल कार्बन है। कायरल कार्बन मतलब असममित कार्बन, जिसमें ऐसा कार्बन जिनमें चारों ग्रुप अलग अलग लगे हो। तो देखिए जिसमें चारों ग्रुप अलग लगे हो C2H5 CH3 H और OH, तो ये ऐसी कार्बन है ये वाली जिसमें चारों ग्रुप अलग लगे हैं। बाकी सब में कहीं दो, मतलब 4 के 4 ग्रुप अलग होने चाहिए, तो ये वाला ऑप्शन हमारा सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है रेसिमिक मिश्रण उत्पाद प्राप्त होते हैं। रेसिमिक मिश्रण मतलब दो प्रोडक्ट मिलते हैं, ठीक है, रिटेंशन और इन्वर्जन, मतलब प्रतिलोपन और हिंदी शब्द मुझे एग्जैक्ट याद नहीं आ रहे हैं। तो SN1 जो होता है उसमें रेसिमिक मिश्रण प्राप्त होता है, जबकि SN2 का उत्पाद क्या होता है, प्रतिलोपन, इन्वर्जन। इसमें दोनों मिलते हैं, रेसिमिक मिश्रण। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रियोन का सूत्र है। तो फ्रियोन का सूत्र होता है CF2Cl2। ये होती है, फ्रियोन भी होती है ओजोन परत को छिद्र करने के लिए उत्तरदायी गैस है फ्रियोन, CF2Cl2। नेक्स्ट क्वेश्चन है DDT का पूरा नाम। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो DDT का पूरा नाम होता है, ये चित्र भी बनाया है मैंने, ये आ सकता है वैसे भी चित्र बनाने के लिए, डाइक्लोरो डाइफेनिल, डाइक्लोरो ढूंढो, डाइफेनिल, ट्राइक्लोरो 1 2 3, ट्राइक्लोरो 2 कार्बन है तो 2 कार्बन को बोलते हैं ईथेन, तो डाइक्लोरो डाइफेनिल ट्राइक्लोरो ईथेन। तो चौथा ऑप्शन सही है, इसका चित्र भी याद कर लें। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्लोरोफॉर्म जो है CHCl3 ऑक्सीजन से क्रिया करके क्या निर्मित करते हैं। तो क्लोरोफॉर्म को जब हम धूप में रखते हैं, तो धूप में रखते हैं तो ऑक्सीजन के साथ वो क्रिया करता है, या खोल के रखते हैं ढक्कन को, तो ऑक्सीजन के साथ क्रिया करके एक विषैली गैस बनाते हैं जिसे कहते हैं फॉस्जीन, COCl2। ये याद रखिएगा, ये बहुत विषैली गैस है। तो इनमें से किसका द्विध्रुव आघूर्ण शून्य होता है। तो CCl4 का द्विध्रुव आघूर्ण डाइपोल मोमेंट शून्य होता है। बस इतना ही देख लीजिए कैसे होता है, ये अभी मैंने नहीं वो किया है। तो इनमें से यह अभिक्रिया है, बेंजीन में Cl लगा है, Na प्लस CH3Cl शुष्क ईथर की उपस्थिति में ये Na इस Cl के साथ निकल जाता है और ये CH3 2 Na लेंगे हम, तो 2 Na लेंगे तो एक Na इस Cl के साथ चला जाएगा और दूसरा Na इस Cl के साथ, तो बचा क्या CH3, वो यहाँ जुड़ जाता है। तो जब एक बेंजीन का क्लोराइड लेते हैं, एक एल्केन का क्लोराइड लेते हैं, तो इसको बोलते हैं वुड्स फिटिग अभिक्रिया, ठीक है। वुड्स अभिक्रिया में दोनों के दोनों CH3Cl लोगे दोनों साइड, और फिटिग में दोनों के दोनों साइड बेंजीन वाला होगा, बेंजीन क्लोराइड। ध्यान रखना है, फिटिग में बेंजीन क्लोराइड, वुड्स में CH3Cl लोगे तो इस साइड भी CH3Cl, लेकिन वुड्स फिटिग में दोनों, एक बेंजीन वाला क्लोराइड, एक CH3Cl। तो नेक्स्ट जो है वो है, चैप्टर का नाम है एल्कोहल, फिनॉल व ईथर। तो इसका पहला क्वेश्चन है 119, तृतीयक एल्कोहल का उदाहरण है। तृतीयक एल्कोहल एक ऐसी एल्कोहल जिनमें एल्कोहल ग्रुप OH जो है जिस कार्बन से जुड़ा है उसमें डायरेक्टली अटैच 3 कार्बन जुड़े हो, 1 2 3, तो ये हो गया 3 डिग्री एल्कोहल। ऐसा एल्कोहल, ऐसा OH जिस कार्बन में जुड़ा है उसमें डायरेक्टली अटैच 3 कार्बन वाले ग्रुप लगे हो, 3 डिग्री एल्कोहल। नेक्स्ट क्वेश्चन है एस्टर मतलब होता है RCOOR। इनका जब आप अपचयन करते हैं LiAlH4 से तो क्या बनता है। तो एस्टर का जब अपचयन करते हैं तो ये बनता है क्या, नेक्स्ट क्वेश्चन है एस्टरों के अपचयन, जब एस्टर का अपचयन करता है तो क्या बनता है। तो LiLH4 से जब अपचयन किया जाता है एस्टर का तो बनते हैं एल्कोहल, 1 डिग्री एल्कोहल। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वथनांक अधिकतम किसका होगा। तो ये एल्कोहल दिए हैं, सभी एल्कोहल में कार्बन की संख्या लगभग बराबर है इसको छोड़ के। तो हमें पता है जैसे जैसे कार्बन की संख्या बढ़ेगी क्वथनांक भी बढ़ता है। तो इनमें 4 कार्बन है और इसमें 1 ही कार्बन है, तो इसकी तुलना में इनके क्वथनांक ज्यादा होंगे। अब क्वथनांक में भी ये 1 डिग्री एल्कोहल है, ये 2 डिग्री एल्कोहल है, 3 डिग्री एल्कोहल है। तो हमें पता है जैसे जैसे शाखाएं बढ़ती हैं क्वथनांक क्या हो जाता है। तो क्या होगा, जैसे जैसे शाखाएं बढ़ेगी, शाखाएं बढ़ने पर
क्वथनांक का मान कम हो जाता है। तो क्वथनांक अधिकतम किसका होगा? जो नॉर्मल चेन होती है, चेन जो है ये चेन वाले कार्बन, ये नॉर्मल चेन, इसका क्वथनांक अधिकतम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अम्लीयता अधिकतम होगी, इनमें से किसकी अम्लीयता अधिकतम होगी? तो सबसे ज्यादा अम्लीयता होती है पैरानाइट्रोफिनॉल की। ठीक है, वैसे मैंने बताया था फिनॉल की तो कम होगी, जिसमें नाइट्रो ग्रुप है, नाइट्रो ग्रुप इलेक्ट्रॉन खींचता है। ठीक है, -m ग्रुप होता है, -r ग्रुप, तो इनकी क्या होगी? अम्लीयता अधिकतम होगी। इनमें से भी पैरा ऑर्थो बहुत नजदीक होता है तो यह हाइड्रोजन बॉन्ड बना लेता है, तो इसकी अम्लीयता कम हो जाएगी। और मेटा पे नाइट्रो जो -m इफेक्ट है वो काम नहीं करता। ये इतना आपका लेवल का नहीं, बस इतना समझो, ऑर्थो पैरा में से पैरा की अम्लीयता अधिकतम होगी। इसका क्वेश्चन भी आता है। नेक्स्ट है अम्लीयता अधिकतम है, जैसे जैसे नाइट्रो ग्रुप बढ़ेंगे अम्लीयता बढ़ेगी। तो इनमें ट्राई नाइट्रोफिनॉल 3 नाइट्रो समूह है तो इसकी अम्लीयता अधिकतम होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है पिक्रिक अम्ल का सूत्र है, तो पिक्रिक अम्ल का सूत्र होता है 2,4,6 ट्राई नाइट्रोफिनॉल, तो 4th ऑप्शन सही है। नेक्स्ट है ग्लूकोज का इथेनॉल का किण्वन द्वारा निर्माण किस एंजाइम की उपस्थिति में? जब हम किण्वन करते हैं, मतलब ग्लूकोज को इथेनॉल एथिल अल्कोहल C2H5OH में बदलते हैं, तो उसमें कौन सा एंजाइम पाया जाता है? जाइमेज, ये भी आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फॉर्मेलिन क्या होता है? तो फॉर्मेलिन होता है फॉर्मेल्डिहाइड का 40% जलीय विलयन। ये याद रखिएगा, फॉर्मेल्डिहाइड का 40% जलीय विलयन फॉर्मेलिन कहलाते हैं। 1 मार्क्स में लिखने के लिए भी आता है। इसका मतलब है कि उसमें 40 ml फॉर्मेल्डिहाइड होगा और बचा कितना? 60 ml क्या होगा? पानी। 40% मतलब 40 फॉर्मेल्डिहाइड होगा, बचा कितना? 60 पानी होगा, तब वो कह रहा 40%। नेक्स्ट है ग्लूकास अभिकर्मक से सबसे तेजी से अभिक्रिया करता है 3 डिग्री अल्कोहल, फिर उससे देर में 2 डिग्री, और 1 डिग्री तो बहुत देर में अभिक्रिया करता है। ये भी मैंने करा रखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फिनॉल ब्रोमीन जल, जब ब्रोमीन जल अधिकता में लेते हैं तो क्या बनाता है? तो ये बनाता है 2,4,6 ट्राइब्रोमोफिनॉल। और कम मात्रा में लेते हैं और कार्बन डाइसल्फाइड CH2 लेते हैं तो उसमें ऑर्थो ब्रोमोफिनॉल और पैरा ब्रोमोफिनॉल बनता है। लेकिन जब जल अधिकता में लेते हैं ब्रोमीन जल तो ये बनता है 2,4,6 ट्राइब्रोमोफिनॉल। एक ही में ये बनता है, चित्र बना दिया 2,4,6 ट्राइब्रोमोफिनॉल। नेक्स्ट क्वेश्चन है एल्कोहल का निर्जलीकरण, जब एल्कोहल से पानी निकलता है और एल्कीन बनता है, एल्कोहल से जल बाहर निकलता है और एल्कीन बनता है, तो यह अभिक्रिया होती है कौन सी? विलोपन, एलिमिनेशन रिएक्शन। जल बाहर निकल रहा है, एक साइड से H एक साइड से OH, H2O बाहर निकल रहा है, तो बाहर निकलने की प्रक्रिया विलोपन या एलिमिनेशन कहलाती है। नेक्स्ट चैप्टर है एल्डिहाइड कीटोन व कार्बोक्सिलिक अम्ल, तो इसका 130 क्वेश्चन है। एसिटिलीन का जब हम जलयोजन करते हैं, एसिटिलीन की रिएक्शन H2SO4 HgSO4 से की उपस्थिति में पानी के साथ कराते हैं तो क्या बनता है? तो ये बनता है एसिटिलीन एसिटिक अम्ल। ये रिएक्शन भी आती है पेपर में, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इनमें से किसका क्वथनांक अधिकतम होता है? एल्डिहाइड, अल्कोहल, ईथर और प्रोपेन में। तो सबसे ज्यादा क्वथनांक किसका होता है? अल्कोहल का। वो भी कारण है हाइड्रोजन बंध बनाने के कारण, इनमें से केवल ये है जो हाइड्रोजन बंध बनाते हैं, इसलिए क्वथनांक अधिकतम होगा। इससे कम होता है एल्डिहाइड का, और उससे कम होता है ईथर का, और सबसे कम प्रोपेन का। बस इसका समझ लो, अल्कोहल का ज्यादा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एल्डिहाइड किस अभिकर्मक से अभिक्रिया करके रजत दर्पण बनाता है? तो रजत दर्पण बनता है, आपको पता है, टोलन अभिकर्मक है। रजत दर्पण, रजत मतलब सिल्वर, Ag, तो Ag सिल्वर अमोनिकल जो विलियन होता है नाइट्रेट, वो होता है टोलन अभिकर्मक। नेक्स्ट है DNP का पूरा नाम, इसका आसान है 2,4-डाइनाइट्रोफेनिल हाइड्रोजन, 2,4-डाइनाइट्रोफेनिल हाइड्रोजन। नेक्स्ट क्वेश्चन है एल्डोल संघनन, ये नेम रिएक्शन जरूर आती है, तो ये एल्डोल संघनन के लिए क्या होना जरूरी है उस कंपाउंड में, उस एल्डिहाइड में, उस कीटोन में? तो उसमें अल्फा हाइड्रोजन होना जरूरी है। इसका जस्ट अपोजिट कैनिजारो अभिक्रिया में, इस जैसे एल्डोल संघनन में अल्फा हाइड्रोजन होना जरूरी है, वैसे कैनिजारो अभिक्रिया में अल्फा हाइड्रोजन का होना, अल्फा हाइड्रोजन नहीं होना चाहिए, तभी वो अभिक्रिया करेगा। तो एल्डिहाइड और कीटोन जो भी आप लोगे, दोनों में एल्डिहाइड कीटोन ही लेते हैं, बस उसमें अल्फा हाइड्रोजन नहीं होना चाहिए, अनुपस्थित। नेक्स्ट क्वेश्चन है ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक जब शुष्क बर्फ से अभिक्रिया करता है तो क्या बनाता है? RCOH मतलब कार्बोक्सिलिक अम्ल। ये 1 नंबर में आती भी है रिएक्शन, है 2 मार्क्स में। शुष्क बर्फ कहते हैं CO2। नेक्स्ट है विकार्बोक्सिलीकरण या डिकार्बोक्सिलेशन, जब अभिक्रिया होती है तो एल्केन का निर्माण होता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है यूरोट्रोपिन जो होता है जिसका फॉर्मूला है C2H6N4, इसका निर्माण होता है देख के ही लग रहा है CH2, यहाँ से आ रहा है CH2, कितने होने चाहिए 6, और नाइट्रोजन कितने होने चाहिए 4। तो फॉर्मेल्डिहाइड के 6 अणु और अमोनिया के 4 अणु मिलके यूरोट्रोपिन बनाते हैं। नेक्स्ट चैप्टर का नाम है एमीन। ठीक है, तो एमीन का पहला प्रश्न है 139, जब नाइट्रोबेंजीन का SN और HCl से अपचयन करते हैं तो क्या बनता है? तो ये बनता है एमीन। एमीन कौन सा? एनिलीन। बेंजीन के ऊपर NH2 आ जाता है। नेक्स्ट, ये रिएक्शन मैंने आपको पहले भी बता दी है, बोर्ड एग्जाम में आ रही है। गैब्रियल थैलामाइड संश्लेषण करने पर बनता है 1 डिग्री एमीन। एमीनों के क्वथनांक के बढ़ते क्रम में लिखो, मतलब अगर इनका क्वथनांक। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है एमीनों के क्वथनांक की वृद्धि का सही क्रम है। तो एमीनों के क्वथनांक है वृद्धि का सीधे सीधे क्रम जो है वो है 1 डिग्री एमीन। तो ये डिपेंड करता है हाइड्रोजन बॉन्डिंग पे। तो सबसे अच्छे से हाइड्रोजन बॉन्डिंग करता है 1 डिग्री एमीन, तो इसका बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज्यादा होगा क्योंकि हाइड्रोजन बॉन्ड के कारण ये टाइटली बंधे रहते हैं। तो 1 डिग्री एमीन की क्वथनांक सबसे ज्यादा, 2 डिग्री का कम और 3 डिग्री का और कम। तो सेकेंड ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन हिंसबर्ग रिएजेंट है। हिंसबर्ग विकर्मक होता है फिनाइल सल्फोनिल क्लोराइड, C6H5 फिनाइल, ये है SO2H डबल बॉन्ड O Cl। नेक्स्ट है बेसिसिटी का सही ऑर्डर। ये 1 नंबर में हर साल क्वेश्चन आता है, तो इस क्वेश्चन में ध्यान रखना। इसमें जो अभी हमने लिया है वो लिया है C2H5। तो जब आप C2H5 लेंगे तो उस समय क्या रहेगा क्रम? सबसे कम होगी NH3 की, इससे ज्यादा होगी 1 डिग्री की C2H5 NH2 की, इससे ज्यादा रहती है 3 डिग्री की। तो NH3 की सबसे कम, C2H5 NH2 की थोड़ी ज्यादा 1 डिग्री की। उसके बाद ये है 3 डिग्री जिसमें 3 C2H5 जुड़े हैं, इसकी क्षारकता और ज्यादा, और सबसे ज्यादा होती है C2H5 के होल ट्वाइस की, मतलब 2 डिग्री की, इसको बोलते हैं 2 डिग्री। तो सेकेंड ऑप्शन इज करेक्ट। और ये 2 डिग्री है, 3 डिग्री है, 2 डिग्री की सबसे ज्यादा, 3 डिग्री की कम, 1 डिग्री की और कम, और ये तो 0 डिग्री हुआ। तो ये 1 नंबर में वैसे आएगा, टिक के लिए नहीं आएगा, इसको याद कर लेना। याद क्या करना है? C2H5 दिया हो। एक क्वेश्चन ये भी आता है पेपर में कि क्षारकता का मान अधिकतम होगा, बढ़ते क्रम में लिखो, ऐसे करके आता है। तो इनमें सबसे ज्यादा बेसिसिटी होती है इसकी। तो जब वैसे अगर ऑर्डर में लिखो कहेगा तो सबसे कम क्षारकता इसकी, सबसे कम क्षारकता इसकी होती है, NH3 से भी कम होती है इसकी। तो इससे ज्यादा क्षारकता इसकी, इससे ज्यादा क्षारकता 1 डिग्री की, और सबसे ज्यादा क्षारकता C2H5 का होल ट्वाइस NH, मतलब 2 डिग्री की। अब पेपर में क्वेश्चन ना 2 टाइप से आएंगे, एक बार कभी कभी तो C2H5 लिखेगा, कभी CH3 लिखेगा। तो जब एक कार्बन लिखा हो CH3 तो 2 डिग्री मतलब जिसमें CH3 दो जुड़े हैं, इसकी क्षारकता सबसे ज्यादा, इससे कम होती है जिसमें एक CH3 जुड़ा हो 1 डिग्री, और सबसे कम होती है CH3 जिसमें 3 जुड़े हो 3 डिग्री। इसको याद रखना क्रम को, 213 2 1 3, सबसे ज्यादा 2 की, 1 की कम, 3 की कम। अब क्या करना है, जब आप C2H5 लेंगे, 2 कार्बन मतलब कार्बन ज्यादा होंगे इसमें C2H5, ये 1 कार्बन का था 2 कार्बन का, तो 1 और 3 का क्रम बदल लेना, 3 आगे आ जाएगा 1 पीछे। तो ये हो जाएगा 2 डिग्री की क्षारकता सबसे ज्यादा, 3 डिग्री की कम, और 1 डिग्री की सबसे कम। इसको याद करना, ये पेपर में हर बार आया है, मे भी इस बार भी आएगा। तो नेक्स्ट चैप्टर है जैव अणु, बायोमोलिक्यूल। पहला क्वेश्चन है सेलुलोज उदाहरण है। तो सेलुलोज होता है स्टार्च, सेलुलोज, इनोलिन, ये सारे क्या होते हैं? पॉलीसेकेराइड। नेक्स्ट है कार्बोहाइड्रेट में क्रियात्मक समूह। कार्बोहाइड्रेट में कौन कौन से समूह पाए जाते हैं? तो कार्बोहाइड्रेट में पाए जाते हैं, एक तो क्रियात्मक समूह स्पेशली कहें तो एल्डिहाइड और कीटोन होता है, या तो एल्डोज होता है, कीटोज, मतलब एल्डिहाइड और कीटोन। इसके अलावा OH समूह भी पाए जाते हैं, तो ये 3 समूह पाए जाते हैं उसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट है सुक्रोज जल अपघटन के बाद क्या बनाता है? सुक्रोज टूटने के बाद ग्लूकोज और फ्रक्टोज बनाते हैं, ग्लूकोज और फ्रक्टोज, ध्यान रखिएगा। सूत्र समान है, C6H12O6, C6H12O6, लेकिन संरचना अलग अलग होती है। और सुक्रोज का फॉर्मूला होता है C12H22O11। RNA में कौन सी शर्करा पाई जाती है? RNA में पाई जाती है राइबोज शर्करा, और DNA में पाई जाती है 2-डीऑक्सी राइबोज शर्करा। नेक्स्ट क्वेश्चन है लैक्टोज के जल अपघटन से प्राप्त होता है, एक तो ग्लूकोज होता ही होता है, इसके अलावा जो जिसका नाम इसी की तरह है, कौन सा? गैलेक्टोज। तो ग्लूकोज तो होगा, इसके अलावा गैलेक्टोज होता है। इनमें से किसमें किरेल कार्बन नहीं पाया जाता? तो किरेल कार्बन ग्लाइसिन में नहीं पाया जाता। एकमात्र जितने भी अमीनो अम्ल है, ये अमीनो अम्ल है, सभी के सब अमीनो अम्ल है। तो सारे अमीनो अम्ल में एकमात्र ग्लाइसिन शुरुआत वाला जो अमीनो अम्ल है,
इसमें किरल कार्बन नहीं पाए जाते, इसलिए प्रकाश सक्रिय नहीं होता, प्रकाशिक समायोजकता प्रदर्शित मात्र ये नहीं करता और सब करते हैं। नेक्स्ट, ज्यूटर आयन बनने की प्रवृत्ति पाई जाती है। ज्यूटर आयन जिसमें पॉजिटिव और निगेटिव आयन दोनों हो, अम्लीय और क्षारीय ग्रुप दोनों हो, वो होता है अमीनो अम्ल। अमीनो क्षारीय समूह, अम्ल अम्लीय समूह, तो ये ज्यूटर आयन बनाते हैं। ये सभी ज्यूटर आयन बनाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रोटीनों में बंध पाए जाते हैं। तो प्रोटीनों में जो पाए जाते हैं वो अमीनो अम्ल होते हैं। ढेर सारे अमीनो आपस में जुड़ते हैं, तब जब दो अमीनो अम्ल एक दूसरे के पास पास आते हैं तो उनके बीच जो बंध बनता है उसको कहते हैं CONH। इसको बोलते हैं अमाइड या फिर पेप्टाइड लिंकेज या पेप्टाइड बंधन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जल में विलेय विटामिन है। तो जल में घुलने वाले विटामिन है B और C, और बाकी जो है A, D, E, K, वो चार जो है वो वसा में घुलते हैं। तो जल में B और C घुलता है। तो किस विटामिन को थाइमिन के नाम से जाना जाता है, मैंने पहले भी बताया था, जिससे बेरी रोग होता है, वो है विटामिन B1। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, रक्त के थक्का बनने में अधिक समय किस विटामिन के कारण होता है, मतलब किस विटामिन की कमी के कारण रक्त का थक्का बनने में ज्यादा समय लगता है और रक्त लगातार बहते रहता है। तो वो होता है विटामिन के। विटामिन के की अगर कमी हो जाएगी तो जैसे खून निकलता है वो थोड़ी देर में थक्का बन जाता है, वो थक्का ना बन के खून बहता रहेगा। नेक्स्ट हो जाएगा, न्यूक्लियोटाइड आपस में किस बंधन द्वारा जुड़े रहते हैं। तो दो न्यूक्लियोटाइड आपस में फॉस्फोडाइएस्टर बंधन द्वारा जुड़े रहेंगे। डीएनए आरएनए में पढ़ना पड़ेगा आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आरएनए में कौन सा क्षारक नहीं मिलता। तो आरएनए में एडिनिन भी मिलता है, साइटोसिन भी मिलता है, ग्वानिन भी मिलता है। ये आरएनए और डीएनए दोनों में पाए जाते हैं, एडिनिन, ग्वानिन और साइटोसिन। बस आरएनए में थाइमीन मिलेगा और डीएनए में थाइमीन मिलता है और आरएनए में यूरेसिल। तो थाइमीन जो होता है वो आरएनए में नहीं मिलता, आरएनए में पाया जाता है कौन सा, यूरेसिल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमारे शरीर में कौन सा विटामिन संचित नहीं होता। कौन सा विटामिन ऐसा है जो बॉडी में स्टोर नहीं होगा, इकट्ठा नहीं होता, वो होता है विटामिन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्लूकोज अन्य किस नाम से जाना जाता है। तो ग्लूकोज जाना जाता है 6 कार्बन का होता है, तो हेक्सोज, और क्योंकि इसमें एल्डिहाइड ग्रुप पाए जाते हैं तो एल्डो हेक्सोज। हेक्सोज मतलब 6 कार्बन, एल्डो मतलब एल्डिहाइड ग्रुप। इनमें से कौन जल में अघुलनशील कार्बोहाइड्रेट है। तो जल में नहीं घुलने वाला कार्बोहाइड्रेट है स्टार्च। स्टार्च है मंड। आपने देखा होगा चावल में जो माड़ होता है उसी को कहते हैं स्टार्च। वो क्या पानी में घुलता है, नहीं, तो वो क्या होता है, अघुलनशील। तो निम्न में से कौन म्यूटा रोटेशन प्रदर्शित नहीं करता। ग्लूकोज और फ्रक्टोज जो होते हैं वो प्रदर्शित करते हैं, सुक्रोज प्रदर्शित नहीं करता। ये चैप्टर नेक्स्ट है बहुलक। ये चैप्टर वैसे इस बार हट चुका है, लेकिन 30% अगले बार से आएगा। तो प्राकृतिक जो बहुलक का उदाहरण होता है वो कौन सा है, पॉलीथीन, ब्यूना रबर और नाइलॉन तो है कृत्रिम। तो स्टार्च जो होता है वो कृत्रिम रूप से प्राकृतिक रूप में पाए जाते हैं। संघनन बहुलक कण के कौन से उत्पाद है। तो नाइलॉन 6, नाइलॉन 6, बेकिलाइट, ये सब संघनन, कंडेंसेशन, पॉलीमराइजेशन से मिलते हैं। कंडेंसेशन मतलब, संघनन मतलब जब दो पदार्थ मिलेंगे और दो पदार्थ के जोड़ने में कोई हल्की चीज जैसे जल C2H5OH ये या NH3 बाहर निकलते हैं, इसको बोलते हैं संघनन। नेक्स्ट है योगज बहुलकन या एडिशन पॉलीमराइजेशन का उदाहरण है। तो जो टेफ्लॉन है CF2 डबल बॉन्ड CF2, ये योगज एडिशन वाले का उदाहरण है। पॉलीएक्राइलोनाइट्राइल जो है वो उदाहरण किसका होता है, किसका दूसरा नाम होता है, ऑर्लोन। ऑर्लोन को ही पॉलीएक्राइलोनाइट्राइल कहते हैं। नेक्स्ट है डेक्रोन पॉलीमर जो है या बहुलक है, उसका निर्माण होता है। तो डेक्रोन का निर्माण होता है 1,3-ब्यूटाडाइन और टेरेप्थेलिक एसिड से, 1,3-ब्यूटाडाइन, ठीक है। नेक्स्ट है प्राकृतिक रबर की जो इकाई है, ये पहले भी आया है बोर्ड एग्जाम में। तो आइसोप्रीन से बना रहता है, प्राकृतिक रबर बना रहता है आइसोप्रीन से। ब्यूना एन का निर्माण किससे होता है, ब्यूना मतलब ब्यू से हो जाएगा ब्यूटाडाइन, एन से हो जाएगा एक्राइलोनाइट्राइल, पहला ऑप्शन। 168 के बाद 169, वे बहुलक जो गर्म करने पर पिघलते हैं। ऐसे बहुलक जिसे हम गर्म करेंगे तो वो पिघलेंगे और थोड़ी देर बाद अगर उनको ठंडा कर देंगे वो ठोस हो जाएंगे। तो आपने देखा होगा प्लास्टिक जैसा होता है, प्लास्टिक की पॉलीथीन है, पॉलीथीन को गर्म करते हैं तो वो पिघल जाती है और थोड़ी देर में ठंडा करेंगे तो ठोस हो जाती है। तो ऐसे ही प्लास्टिक कहलाते हैं थर्मोप्लास्टिक। ये बार बार इनको पुनः हम चेंज करते रह सकते हैं, लेकिन थर्मो सेटिंग वो होते हैं, एक बार आकार ले लिया तो फिर वो दोबारा आकार नहीं बदल सकते। लेकिन थर्मोप्लास्टिक बार बार गर्म करोगे, आकार बदलते रहोगे, फिर ठंडा कर दोगे। और लास्ट चैप्टर है दैनिक जीवन में रसायन। तो दैनिक जीवन में रसायन ये भी चैप्टर हटा हुआ है इस बार, मतलब 2022 में, नेक्स्ट ईयर से तो आएगा ही। दैनिक जीवन में रसायन का पहला क्वेश्चन है, जो प्राकृतिक संदेशवाहक की नकल करके ग्राही को सक्रिय करता है वो कहलाता है एगोनिस्ट, ठीक है। नेक्स्ट है
स्वापक पीड़ाहारी का उदाहरण है, नारकोटिक है कौन सा, मॉर्फिन है। अस्वापक पीड़ाहारी का उदाहरण है, इसे बोलते हैं नॉन नारकोटिक्स। तो एस्पिरिन जो होती है वो होती है अस्वापक नॉन नारकोटिक। बाकी मॉर्फिन, कोडीन, हेरोइन ये सब क्या है, बेहोशी लाने वाले हैं। मतलब स्वापक का मतलब होता है जो बेहोशी लाते हैं, कोडीन, हेरोइन और मॉर्फिन। बस ये है कि इससे क्या होता है पीड़ा दूर होती है, परेशानी दूर होगी, लेकिन इनसे क्या होगा, बेहोशी आएगी। मॉर्फिन, कोडीन, हेरोइन इनसे। लेकिन एस्पिरिन परेशानी तो दूर करेगा लेकिन नींद नहीं आएगी एस्पिरिन। इसके अलावा पैरासीटामोल भी स्वापक है, सॉरी अस्वापक। तो इनमें से कौन सा एंटासिड नहीं है, NaHCO3, MgOH का होल ट्वाइस, Al2CO3 का होल थ्राइस, ये सब एंटासिड है। लेकिन Na2CO3 जो धावन सोडा है ये एंटासिड नहीं होता, प्रतिअम्ल नहीं होता। नेक्स्ट, क्लोरोफेनिकॉल होता है एक विस्तृत स्पेक्ट्रम का प्रतिजैविक एंटीबायोटिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्लोरोजाइलिन और टर्पिनियोल का मिश्रण कार्य करता है। तो जो इन दोनों का मिश्रण है ये एंटीसेप्टिक का काम करता है, जिसे कहते हैं पूर्तिरोधी, एंटीसेप्टिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पीड़ाहारक है, इनमें से कौन सा एनाल्जेसिक है। तो पीड़ाहारक का काम करता है, एनाल्जेसिक का काम करता है, वो है नोवेल्गिन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंसंट्रेटेड H2SO4, जब सांद्र H2SO4 की अभिक्रिया हम किससे कराएं कि अपमार्जक डिटर्जेंट बनते हैं। तो लॉरिल अल्कोहल जो होता है वो होता है लॉरिल अल्कोहल, H2SO4 से अभिक्रिया करके अपमार्जक डिटर्जेंट बनाते हैं। तो काफी लेंदी वीडियो हो गई है, तो आज हम इतना ही करते हैं। 177 क्वेश्चन हुए हैं। तो वीडियो पसंद आई तो प्लीज लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और अपने फ्रेंड्स में प्लीज इसे शेयर करें, क्योंकि इतने सारे क्वेश्चन हैं। 1 नंबर के क्वेश्चन भी हुए, आपके 2 मार्क्स के भी क्वेश्चन हुए हैं। तो आप क्या करना है, इसको शेयर कर देना है। ये पार्ट 1 आया है और इसके बाद पार्ट 2 नेक्स्ट डे आ जाएगा, जिसमें आपको नेम रिएक्शन कराई जाएंगी शॉर्टकट में। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। कीप वॉचिंग एंड बाय बाय।